नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आपके समक्ष उपस्थित हूँ नंदनी आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए टारगेटेड संकल्पित बैच को लेकर के जो हमने प्रारंभ किए उसकी सेकंड क्लास को लेकर के। साथियों, आज हम बात करेंगे जो हमने पिछली क्लास में इतिहास से जुड़ी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात की थी, तो उसके बाद जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है वह है मृदा और जलवायु। हमारे मध्य प्रदेश की सोइल कैसी है उसके बारे में, और हमारे मध्य प्रदेश का क्लाइमेट क्या रहने वाला है उसके बारे में बहुत ही विस्तार से एक एक चीज ए टू जेड हम धीरे धीरे इस क्लास में पूरा डिस्कशन करेंगे। साथियों, मध्य प्रदेश एक अनोखी भूखंड को लेकर के भारत के मध्य में विराजमान है। ऐसे में हमारे मध्य प्रदेश में कौन कौन सी मृदा पाई जाती है उसका महत्वपूर्ण योगदान है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश के पास नदियां हैं, मध्य प्रदेश के पास पहाड़ है, मध्य प्रदेश के पास जंगल हैं और मध्य प्रदेश के पास पठार है। मध्य प्रदेश का कोई ऐसी जगह नहीं है जो कि समुद्र के साथ सीमा साझा कर रहा, क्योंकि हम मध्य में स्थित है भारत के और लैंडलॉक राज्यों में आते हैं। ऐसे में हमारा व्यापार, हमारी अर्थव्यवस्था कोई अंतरराष्ट्रीय या किसी तरीके समुद्र के साथ हम नहीं कर सकते। ऐसे में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था डिपेंड करेगी, व्यापार तो चलेगा, बिजनेस तो चलेगा, लेकिन कृषि अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाएगी। जब कृषि में इसका औचित्य यानी कि अर्थव्यवस्था मांग बढ़ेगी, कृषि का महत्व ज्यादा होगा, तो कृषि कब डिपेंड अच्छे कब हो पाएगी, और डिपेंड करती है वहां की मिट्टी पर, वहां की मृदा पर, वहां की सोइल पर। और वह भी निर्भर करती है किसके ऊपर? वह निर्भर करती है जो हमारी क्लाइमेट यानी कि वहां का जलवायु किस तरीके का है, वहां का एनवायरनमेंट किस तरीके का है। तो आज हम इन सारे पहलुओं को एक एक करके डिस्कशन करेंगे। साथियों, यदि आप नंदनी आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए और अपने साथियों के साथ लिंक शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय जाए किए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो मृदा है उसके बारे में, डिटेल से एक एक करके जानते हैं कि क्या रहने वाला है मृदा के बारे में। सबसे पहले जो यहाँ जो पहला बिंदु दिया है वह है धरातल की वह ऊपरी परत जो पेड़ पौधों के उगने तथा बढ़ने के तत्वों को महत्वपूर्ण रूप से संयोजन प्रदान करती है। मतलब एक ऐसी परत बना के तैयार रखती है। मिट्टी कैसे कहेंगे कि जो धरती की एक ऐसी परत जो सबसे ऊपर स्थित है, और वह पेड़ पौधों के लिए ऐसे तत्वों का जो पेड़ पौधों को उगने के लिए यानी कि वहां पर वो पनप सके, वो पौधा का रूप धारण कर सके, उसके लिए आवश्यक तत्व जो हैं उनको एक साथ रखने का कार्य करती है। कौन? मिट्टी। वह उस वाले क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? मिट्टी कहते हैं। तथा शैलों के विघटन एवं चट्टानों के अपक्षय से उत्पन्न होती है जिसे हम मृदा कहते हैं। जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रीलिम्स परीक्षा शायद 2023 वाले या 22 में देखिएगा, वहां ये पूछ लिया गया था। जो ये पूरी ऐसी लाइन लिखी थी उसमें कहा था एक में, देश से उत्पन्न, ये मतलब अपेक्षे से वाली जगह थी, इसको छोड़ करके से उत्पन्न होती है उसे मृदा कहते हैं। और उन्होंने ये परिभाषा पूरी दे करके ये विकल्प में ढाल दिया जाता है। तो ये नॉर्मली है इस तरीके के प्रश्नों को पूछना भी उनके लिए। तो अगर इस तरीके से प्रश्न आए तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। मध्य प्रदेश राज्य जो है देश के दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार का भूभाग है, जहां पर विविध भूभागों में अवस्थित मृदा पाई जाती है। छोटे छोटे खंडों में विभाजित होकर के वहां पर मृदा उपस्थित होती है।
मध्य प्रदेश में भू उत्पत्ति एवं चट्टानों द्वारा बनी हुई इन्हीं चट्टानों से निर्मित मृदाएं पाई जाती हैं। यही कारण है कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में भिन्न भिन्न प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की मृदाएं बोले तो हमारे मध्य प्रदेश में एक जैसी मृदा उपस्थित नहीं है, बल्कि अलग अलग टाइप की मृदाएं उपस्थित हैं, जो कि उत्तर में अलग मिलेगी। मध्य प्रदेश के उत्तर की बात कर रहा हूं, उत्तर पूर्व में अलग, पूर्व में पूरा अलग, दक्षिण में अलग, दक्षिण पूर्व में अलग, वहीं पश्चिम में पूरी अलग मिलेगी, और जो उत्तर और पश्चिम वाली इलाका वहां अलग मिलेगी, और दक्षिण और पश्चिम में भी अलग तरह की मृदा दिखाई देगी। साथियों, ये जो मृदा है हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में बात करेंगे तो जैसे मालवा के पठार में पाई जाने वाली जो काली मिट्टी है वह सबसे ज्यादा उपजाऊ है, और जो मालवा में भी विशेषकर नर्मदा नदी का बेल्ट वाला इलाका है वहां पर भी काली मिट्टी का कुछ क्षेत्र पाया जाता है। वहां गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो वहां उसका वो ज्यादा महत्व होता है। इन सारी मिट्टियों के जो अलग अलग प्रकार है, कौन से क्षेत्र में कहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है, वहां से एमपीपीएससी लगातार प्रश्न पूछता रहा। प्रीलिम्स हो मेंस हो दोनों जगह 110% इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं। तो ऐसे में आप इसका प्रैक्टिस करते हो चलिए, क्योंकि ये आपके लिए महत्वपूर्ण होती है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं, और अगला जो प्रश्न आपके समक्ष है वह है मध्य प्रदेश की प्रमुख मिट्टियां या मृदाएं। मध्य प्रदेश में जो मुख्यतः 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, ये आपके सामने दिखाई दे रही है। ये मिट्टियों के प्रकारों में से एक लिया गया है। तो मिट्टी है जो मध्य प्रदेश में टोटल कितने प्रकार की पाई जाती है, 5 अलग अलग प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। इन पांचों ही के नामों को हम जानते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। अभी सबसे पहले अगर आप बात करें तो काली मृदा, मैंने आपको कहे सही मालवा वाला जो क्षेत्र है वह, और मध्य प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्र जो है वह काली मिट्टी का है। मालवा, इसके बाद में जो नर्मदा घाटी वाला क्षेत्र है वह, और थोड़ा जो काला पीपल वाला जो सतपुड़ा का जो भाग है वह भी काली मिट्टी से संजो करके बैठा हुआ है। ऐसे में हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फैली हुई मिट्टी यही है। मध्य प्रदेश का लगभग 50% के आसपास ये क्षेत्र कवर करेगा। ऐसे में इस मिट्टी का, इस वाले क्षेत्र का, और ये जो मिट्टी में मृदा में देखें तो काली मिट्टी का मध्य प्रदेश के अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। और जब योगदान अर्थव्यवस्था में है तो यहाँ पर यहाँ की राजनीति में भी इस मिट्टी वाले क्षेत्र का और जो महत्व है वो ज्यादा रहेगा। दूसरा, जो यहाँ की एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसियां हैं उनके सामने इस मिट्टी का महत्व और बढ़कर रहेगा। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग तो हर साल काली मिट्टी के बारे में 2 से 3 कथन दे करके कथन आधारित प्रश्न लगातार पूछ रहा है। पिछले अगर आप 5 साल के भी प्रश्न उठा के देखेंगे प्रश्न पत्र, तो उसमें भी काली मिट्टी के बारे में हर साल, मैं 1 साल की बात नहीं कर रहा हूं, प्रत्येक वर्ष 2 से 3 कथन वाला जो प्रश्न आते हैं उस पैटर्न के प्रश्न इसके मिल जाए। तो आप इसके लिए तैयार रहिए, या आपके लिए आपके एग्जाम में आने के लिए तैयार बैठा। काली मृदा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक यानी कि 47% पाई जाती है। लगभग 50% क्षेत्र मध्य प्रदेश का ये कवर कर लेती है। मध्य प्रदेश का जो 50% वाला क्षेत्र है ये लगभग ये क्या कर लेगी, कवर कर लेगी, ये याद रखना। ये वाला क्षेत्र है, यहीं से लगभग ये इतना जो यहाँ तो जो ये जो हमारी जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी इधर, तो यहाँ से जो ये वाला क्षेत्र है, यहाँ से ये वाला ये वाला क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा काली मिट्टी का है। ये जो मैं आपको क्षेत्र बना के दे रहा हूँ लगभग ये थोड़ी सी पट्टी यहाँ छोड़ दीजिएगा ना, मध्य उच्च पठार वाला, बाकी ये जो पूरी है कवर कर रहा हूँ ये लगभग पूरा काली मिट्टी वाला क्षेत्र है। क्या है, काली मिट्टी का क्षेत्र है। अब मध्य प्रदेश का इतना भाग लगभग 50% भाग पूरा काली मिट्टी से संजोहित है। हालांकि नहीं, काली मिट्टी का थोड़ा थोड़ा रूप इधर भी हल्का फुल्का होता है, ज्यादा नहीं, तो उसे पूर्णतः काली में नहीं रख रहे।
लेकिन ये जो क्षेत्र है काली मिट्टी का, ये पूरा कवर हो रहा है काली मिट्टी से। ठीक है, चलिए आपको कम्युनिटी बॉक्स में जो काली मिट्टी का और मिट्टियों का जो मैप है वो डाल दिया जाएगा। यूट्यूब चैनल पर ही कम्युनिटी बॉक्स जो आता है उसमें मिट्टियों का मैप डाल देंगे एक, तो आप आराम से उसमें देख लीजिएगा। यह गहरे रंग की दोमट मृदा होती है। इसका दूसरा नाम एक और क्या है, दोमट। ये दोमट याद रखना, ये पूछा जाता है, ये कथन में आता है हर बार। इसके दोमट अवयवों की अधिकता होती है। इसमें दोमट के जो अवयव है उनकी अधिकता होती है। काली मिट्टी में मुख्य रूप से लोह जो ह्यूमस की प्रधानता होती है और यही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है। किसान जो होते हैं यहाँ पर, ये फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी को पूर्ति करने के लिए, क्योंकि फसल के लिए ये दोनों तत्व भी आवश्यक है, ऐसे में इनकी कमी को पूर्ति करने के लिए किसान केमिकल का प्रयोग करता है। इस मृदा का निर्माण ज्वालामुखी से निकले लावा के जमने से हुआ है। यह मृदा क्षारीय प्रकृति होती है। यह पूछा जा चुका है। जो काली मिट्टी है, ये रेंगुर मृदा जो है, ये इसकी प्रकृति क्या है, तो इसकी प्रकृति है क्षारीय, जिसका पीएच मान 7.5 से लगा करके 8.5 होता है। बेसाल्ट नामक आग्नेय चट्टानों से निर्मित लावा के रासायनिक परिवर्तन के कारण इसका रंग काला हुआ है। तो किसके कारण इसका, बेसाल्ट नामक आग्नेय चट्टानों से क्या हुई, बाहर आया, जो लावा था जो बाहर आया धरती के ऊपर, वह आने के बाद में उसकी रासायनिक क्रिया होने के कारण उसमें परिवर्तन होता है और इस परिवर्तन के कारण ही इसका रंग क्या हो गया, काला हो गया। इस मृदा को रेंगुर मृदा भी कहा जाता है, क्योंकि स्थानीय भाषा में भी काली मिट्टी को कस्सी या कंकर कहा जाता है। क्या, कस्सी या कंकर कहा जाता है। यह पानी सोख कर चिप पूरी तरह से, जैसे पानी इस मिट्टी में अगर पानी डाल देंगे तो पूरी चिपक जाएगी, आपस में पूरी चिपचिपा आ जाएगा, तो चिपी हो जाएगी पूरी तरीके से। और जैसे पानी सूख जाएगा तो इसमें दरारें पड़ जाएगी। मैं आपको यहाँ मिट्टी के प्रकारों में बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए ये मिट्टी का टुकड़ा बना हुआ है, ये मिट्टी के टुकड़े बने हुए हैं। अब इनमें इस तरीके से दरारें चल रही, किस तरीके से, ऐसे। लेकिन इनके अंदर पानी डाल दे तो पानी डालने के बाद में क्या बनेगी, पूरी तरीके से इस तरीके से जो दरारें थी वो दरारें भर करके पूरी क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी और कीचड़ बन जाएगा। अगर ज्यादा पानी होगा तो कीचड़ बन जाएगा, उसमें कोई खड़ा ही नहीं हो पाएगा, इस तरीके की स्थिति बन जाएगी। ठीक है, ये इस तरीके से पूरा घुल मिल गया, ये हो गया, ये पूरा मिक्स कर दिया मैंने। ये पानी में मिक्स करने के बाद की स्थिति इस तरीके से बन जाती है, पूरी तरीके से चिपचिपी बन जाती है, पूरा चिपचिपा माहौल बन जाता है यहाँ पर। अब जब इस तरीके की मिट्टी बन जाएगी, ये मैंने आपको सामने करके पूरी रख दी। अब जब ऐसे इस तरीके की स्थिति बनेगी तो ये चिपचिपा बन हो गए, सही, वहां पर कीचड़ भी होगा। अब ऐसे माहौल में किसान खेती कर पाता है, क्योंकि ऐसे में बीज जो है वह अच्छे से अपनी जड़ें फैला पाता है। क्योंकि एक ऐसी मिट्टी जो गीली होने पर पूरी तरीके से जो दरदरी हो जाए, वहां जो छोटे पौधे होते हैं उनके बीज, उनकी जड़ें हल्की होती है और वह उस मिट्टी में अपनी जड़ें आसानी से फैला पाते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि अगर पानी कम मिल गया, जरूरत जब पानी की है तब इस मिट्टी को अगर पानी नहीं मिला तो ये पानी सोख लेने के बाद में ये दरारें छोड़ना फिर से प्रारंभ करती है, अपने बड़े बड़े से कंकड़ बना देगी। यहां से इस तरीके से निकलेगा, इस तरीके से यहां से निकलेगी दरार, ये फिर यहां से निकली दरार, ये फिर ऐसे दरार, फिर ऐसे दरार, पूरी तरीके से पूरी फट जाएगी। और जब ये पूरी फटेगी तो होगा क्या, जो पेड़ था उसकी जड़ें टूटेगी और जड़ें टूटेगी तो जो पौधा है वो भी क्या होगा, सोखने लग जाएगा। यहाँ पर एक तरीके से खेती करना भी लाभदायक, तो दूसरी तरफ अगर पानी की आवश्यकता पूरी नहीं किया जाता है तो यह जो यहाँ की फसल है उसको बर्बाद भी कर सकता है। यानी कि इसको पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता पड़ेगी। अधिक पानी होने की स्थिति में भी यहाँ पर फसल नहीं हो पाई, फसल नहीं बन पाई। ठीक है, चलिए, मजे आए होंगे आपको, क्लासेस सुनने में मजे आ रहे होंगे, देखने में मजे आ रहे होंगे। इसके बाद आगे देखें हम, भारत में काली मिट्टी की अधिकता महाराष्ट्र में पाई जाती है सबसे ज्यादा। उसके बाद हमारा प्यारा सा हृदय प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा जो है वह
महाराष्ट्र में, क्योंकि दक्कन का पठार पूरा ही जो लावा की जो काली मिट्टी है उससे बना हुआ है, ऐसे में सबसे ज्यादा वहीं पाई जाती है। इसके बाद अगर करें तो कपास है, गेहूं है, सोयाबीन के लिए जो काली मृदा उपयुक्त मानी जाती है। मध्य प्रदेश में काली मृदा दक्षिणी बुंदेलखंड, मालवा का पठार, मेकल श्रेणी, सतपुड़ा के कुछ भाग और नर्मदा सोन घाटी में मिलती हैं। मध्य प्रदेश में मंदसौर, रतलाम, अगर दक्षिणी बिंदु में देखें तो जो बुंदेलखंड वाला इलाका है, मालवा पठार, मैकाल श्रेणी, ये जो अलग से पठार और अलग से भौगोलिक रूप से डिवाइड है क्षेत्र, उसकी बात कर रहा हूं। तो कौन कौन सा है? जो बुंदेलखंड वाला इलाका है वहां जाएंगे। मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले मैप में। मालवा का पठार तो पूरा कवर हो जाएगा। मेकल श्रेणी का, सतपुड़ा के जो कुछ भाग और नर्मदा सोन घाटी वाला क्षेत्र जो है पूरा कवर होगा। पूरी नर्मदा नदी के आइट साइड वाली जो पट्टी है, नदी के आइट साइड की, दोनों साइड की, वहां पर काली मिट्टी पाई जाती है। अब बात करें जिलों में, तो कौन कौन से जिलों में पाई जाएगी? तो मंदसौर है, रतलाम है, झाबुआ है, धार है, खंडवा है, खरगोन है, इंदौर, उज्जैन, सीहोर, देवास, शाजापुर, राजगढ़। अब यहाँ पर शाजापुर है तो देखिए यहाँ शाजापुर लिखा है। अपडेट एक चीज करना है यहाँ पर आपको, इसमें आगर मालवा नहीं दिखाई दे रहा होगा। हाँ जी, आगर मालवा नहीं दिखाई दे रहा, जबकि आगर मालवा इसमें आना चाहिए। शाजापुर में ही उसको लिया गया क्योंकि वो शाजापुर से ही अलग होकर के नया जिला बना हुआ है। हालांकि उसको हुए काफी साल हो गए, 2012-13 बन गया था, लेकिन यहाँ अपडेट नहीं किया है। तो आप ये भी चीज नोटिस कीजिएगा, इसमें आगर मालवा भी आएगा, लेकिन आगर मालवा केवल आंशिक रूप से है, पूर्णतः नहीं होगा, क्योंकि वह आगर मालवा कुछ भाग मध्य उच्च पठार में चला जाता है, जहां पर पथरीली जमीन मिलेगी, वहां पर लेटराइट जैसा माहौल मिलेगा, पूर्णतः काली मिट्टी नहीं पाई जाएगी। वहां पर हल्की हल्की लाल मिट्टी, इसका मिक्स होने के कारण वहां पर मिट्टी दूसरे प्रकारों में चली जाएगी, ये ध्यान रखना। तो शाजापुर के बाद में राजगढ़ है, भोपाल है। राजगढ़ का कुछ क्षेत्र में ऐसा ही होगा कि पूर्णतः काली नहीं होगी, बल्कि वहां पर थोड़ी दूसरी मिट्टी भी पाई जाएगी। नरसिंहपुर, विदिशा, सागर, दमोह, जबलपुर, नरसिंहपुर रिटर्न्स आ गया। होशंगाबाद यानी कि नर्मदापुरम, सर्वाधिक काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी अगर कहीं पाई जाएगी तो वह है होशंगाबाद, जो नर्मदापुरम जिले में, क्योंकि यहाँ पर आय इस जो पाई जाएगी होशंगाबाद, वह नर्मदा नदी के तट पर है, और नर्मदा नदी के तट पर गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। शिवनी, गुना, शिवपुरी आदि जिलों में काली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। ये वे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर काली मिट्टी का बोलबाला है। ठीक है, चलें आगे। चलिए, गहरी काली मिट्टी, अब इसके भी प्रकार है काली मिट्टी के, तो मैं उन्हीं की बात करने जाऊंगा। गहरी काली मिट्टी सर्वाधिक रूप से नर्मदा सोन घाटी, मालवा और सतपुड़ा के पठारों में विस्तृत रूप से फैली हुई है। राज्य में इसका विस्तार लगभग 1.4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पाया जाता है। मृदा, जो काली मृदा के कुल क्षेत्र में यह मृदा 3.5% भाग में, यानी कि जितने में 47% जो है, 47% जो हमने निकाला टोटल का पूरे मध्य प्रदेश का, उसमें काली मिट्टी है। काली मिट्टी है, अच्छा काली मिट्टी पे काले से लिखेंगे तो दिखाएगा कहां से, देखा, ठीक है। जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी है, वह उसका जो गहरी काली मिट्टी वाला प्रकार है, गहरी काली मिट्टी, गहरी जो काली मिट्टी है, वह टोटल का जो 47% है, उसका कितना परसेंट है? 3.5% है। और जो हमारे यहाँ का विस्तार है, जगह है, उस जगह का 1.4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है। ये मिट्टी गेहूं, तिलहन, ज्वार और चने की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। गहरी काली मृदा में 20 से लगा करके 60% तक चिकनी मिट्टी पाई जाती है। चिकनाहट ज्यादा होती है इसमें, याद रखना। साधारण काली मिट्टी, यह मृदा मध्य प्रदेश के मालवा पठार, उत्तरी राज्य तथा निमाड़ में, जो निमाड़ वाला जो क्षेत्र है, निमाड़ वाला, वहां पर लगभग 400 लाख हेक्टेयर तक फैली हुई पाई जाएगी। आपको यहाँ दिखाई दे रहा है एक दो किसान की खेती, किसान के खेत का फोटो लगाया हमने। यह राज्य में सबसे अधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली काली मिट्टी है, क्योंकि जितना काली की हम बात करें उसमें पूरे राज्य में काली मिट्टी ज्यादा है, और काली में भी जो काली का अलग प्रकार है, उसमें सेकंड वाला ज्यादा फैला हुआ, साधारण काली का। ठीक है, यह मृदा
के कुल क्षेत्र का लगभग 37%। अभी हमने कितने बात की थी, 47 का 37 तो यह साधारण काली कवर कर ले जाएगी, ठीक है ना। इस मृदा का रंग भूरा अथवा हल्का काला होता है। इस प्रकार की मृदा में सिंचाई की अपेक्षाकृत अधिक आवश्यकता बढ़ती है, इसको पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है। छिछली काली मिट्टी, ये इस तरीके की काली मिट्टी छिछली है, ये हमें पाई जाएगी, जो कि मैंने आपको आगर मालवा राजगढ़ कुछ क्षेत्र कहा है, वहां पर कुछ इस तरीके की मिट्टी पाई जाएगी जहां पर पीली पीली सी होगी और काली मिट्टी दोनों मिक्स होगी। इस तरीके का कहीं कहीं काली मिट्टी प्लेट आएगी, कहीं कहीं पीली की आ जाएगी, कहीं कहीं पथरीला इलाका आ जाएगा, ऐसा चल रहा है वो वाला क्षेत्र, यानी कि संक्रमण वाला क्षेत्र है दोनों का ऐसा। यह मृदा मुख्य रूप से छिंदवाड़ा, सिवनी, सीधी तथा बैतूल जिलों में पाई जाती है। जैसा कि इन जिलों में लिखा, ऐसा इसमें एक जिला और आना चाहिए था, आगर मालवा, उसमें भी ऐसे ही पाई जाती है, ठीक है। थोड़ा सा नीमच वाला क्षेत्र भी कवर होता है। राज्य में इसका विस्तार जो क्षेत्रफल है लगभग 57 लाख एकड़ है, जो कि काली मृदा के कुल क्षेत्र का लगभग 7.1% है। यह मृदा गेहूं एवं चावल की खेती के लिए उपयुक्त होगी, यानी कि अगर आप चावल खेती करना चाहते हैं तो यह क्षेत्र सबसे ज्यादा उपयोगी है। यदि आप चावल खेती करना चाहते हैं तो चावल के लिए सबसे ज्यादा आप जाइए, क्योंकि वहां पर पानी भी पर्याप्त मात्रा में है, और वह है बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, सीधी। आपको बैतूल और छिंदवाड़ा में और बालाघाट में, इन क्षेत्रों में अगर जाएंगे आप तो आपको चावल की खेती सबसे ज्यादा दिखाई पड़ेगी, क्योंकि यहाँ की मिट्टी जैसी है वैसे यहाँ पर पानी की मांग भी है और यहाँ पानी भी उपलब्ध है। जब दोनों ही चीज पर्याप्त मात्रा में है, जैसी मिट्टी है वैसी अगर आवश्यकता के अकॉर्डिंग हमारे पास सारा रिसोर्सेस है, तो वहीं पर वह फसल अच्छी हो पाएगी। ऐसे में वहां पर पानी पर्याप्त है और मिट्टी की मांग भी पानी की ज्यादा है, तो ऐसे में वहां पर चावल की खेती और गेहूं की खेती पर्याप्त मात्रा में हो पाती है। छिछली काली मिट्टी में, हाँ, और मध्य प्रदेश में चावल का कटोरा किस जिले को कहा जाता है, तो चावल कटोरा हमारे यहाँ पर बालाघाट को कहते हैं, ये याद रखना, ये पूछा जाता है। यह मृदा गेहूं एवं चावल की खेती के लिए उपयुक्त है। छिछली काली मृदा में 15% से लगा करके 30% तक चिकनी मिट्टी पाई जाती है, ज्यादा चिकनाहट नहीं होती। इसका पीएच मान जो है 7.5 से लगा करके 8.5 तक होता है। इसके बाद अगर बात करें हम लाल पीली मृदा, सेकंड, जो हम काली देख रहे थे, काली के हमने तीनों रूप देख लिए, अब उसके बाद में लाल और पीले रंग की जो मिट्टी है उसकी बात कर लेते हैं। यह मध्य प्रदेश का दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है जगह का, उसको कवर करेगी। मतलब कि जो हमारा मध्य प्रदेश है उसमें सबसे ज्यादा तो काली मिट्टी पाई जाएगी, लेकिन काले के बाद में दूसरे नंबर पर अगर कोई मिट्टी आएगी तो वह है लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी का निर्माण आग्नेय शैलों तथा गोंडवाना चट्टानों के अपक्षेष हुआ है। यह मृदा अधिकांशतः हल्की बलुई होती है, किंतु कुछ क्षेत्रों में यह चिकनी एवं दोमट रूप में भी पाई जाती है। इस मृदा में लोह के ऑक्साइड की अधिकता तथा चूने के अभाव के कारण इसका रंग लाल या पीला हो जाता है। इसमें जैविक पदार्थ ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है, क्योंकि इसमें जैवता हेतु आवश्यक कैल्शियम और नाइट्रोजन का तत्व कम पाए जाते हैं। इस मृदा का पीएच मान 5.5 से लगा करके 8.5 है। तो ध्यान देना, काले का कितना है 7.5 से 8.5। वहीं अगर लाल पीली की अगर बात कर लें तो 5.5 से 8.5। अधिक अम्लीय होने पर यह मृदा जो है अकृष्य हो जाती है। राज्य में यह मृदा मुख्य रूप से मंडला, बालाघाट, शहडोल, सिंगरौली जैसे जिलों में पाई जाती है। यहाँ पर बुंदेलखंड क्षेत्र के लाल पीली मृदा वाले भागों में चावल की खेती भी की जाती है। इस प्रकार की मृदा वाले अधिकांश क्षेत्र छत्तीसगढ़ के पठारी भागों से भी संबंधित माने जाते हैं, यानी कि छत्तीसगढ़ के साथ जो सीमा साझा करने वाला राज्य और छत्तीसगढ़ का जो पठार के साथ फैला हुआ है, वहां पर भी लाल पीली मिट्टी पाई जाएगी। साथियों, बालाघाट हो, मंडला हो, सिंगरौली हो, शहडोल हो,
ये जो आपको दिखाई दे रहे राज्य, ये कहाँ जा रहे हैं? छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य। अगर आपको लाल पीली मिट्टी का तुक्के भी लगाना हो, राज्य पूछ ले, तो आप सीधा सा चले जाए छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों, बस उससे पकड़ लीजिए, वहीं से आपको निकल के आ जाएगा। यहाँ पर खनिज पर्याप्त मात्रा में पाया जाएगा, ये भी याद रखना। जब खनिज वाली क्लास लूंगा तब भी मैं लाल पीली मिट्टी वाला क्षेत्र इसको कवर करूंगा रिटर्न। जलोढ़ मृदा या कोप मृदा, याद तो होगा ही सही आपको, चंबल की वह बीहड़ जो चंबल नदी के द्वारा हमारे मध्य प्रदेश का मुरैना, भिंड, ये जो क्षेत्र हैं, इसके वहां की जो धरती है, वहां की जो जमीन है, वो खेती योग्य नहीं बचती, लेकिन ये मिट्टी उपजाऊ काफी होती है। बिहड़ यानी कि नर्मदा नदी, सॉरी, चंबल नदी के द्वारा पानी का रफ्तार इस तरीके से छोड़ा जाता है कि वहां के जमीन को काट करके अलग अलग शाखाएं बन जाती। बहुत एक नदी की बहुत सारी नदियां का रूप धारण कर लेना और छोटे छोटे पहाड़ी जैसा रूप बना लेना, ये बिहड़ बनता है। वही मृदा, वहां जो मृदा पाई जाएगी वो होगी आपकी जलोढ़, यानी कि नदी के द्वारा जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कहता है। नदी क्या करती है, अलग अलग क्षेत्रों में प्रवाहित होकर जाती है और वह अपने साथ मिट्टी के कणों को पानी में बहा करके लेके जाती है। लेकिन जब पानी का बहाव कम होता है, समतल वाला इलाका आता है और वहां पर उसका फैलाव ज्यादा हो जाता है पानी का, तो पानी क्या करता है, उस मिट्टी को छोड़ते हुए चले जाता है। और जब उस मिट्टी को छोड़ करके जाता है और पानी पानी अलग निकलता है और मिट्टी जमती चली जाती है, और मिट्टी के जमने पर, लगातार जमने पर जो परत बनती है, उस परत से जो इलाका बनेगा, आप देखना वहां पर मिट्टी का अलग ही रूप दिखाई पड़ेगा। उसी मिट्टी की हम बात कर रहे हैं। नदियों के द्वारा लाए गए, प्रवाहित की गई मिट्टियों की इस परत को हम जलोढ़ मिट्टी या कोप मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ये मिट्टी मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 3% भूभाग पर पाई जाती है, ज्यादा नहीं है। मध्य प्रदेश में जलोढ़ जो मृदा का निर्माण चंबल नदी के निक्षेपों और बाढ़ के दौरान लाई गई औषधि सामग्री से हुआ है। हालांकि ने जो अन्य और भी जो नदियां हैं उनके द्वारा भी होता है, लेकिन सर्वाधिक चंबल नदी का योगदान। इसका मुख्य घटक है कार्बोनेट। ध्यान देना, कार्बोनेट कौन से वाली मृदा में? तो जलोढ़ मृदा में पाया जाता है। यह मृदा राज्य के कुल क्षेत्र के लगभग 3% भूभाग पर पाई जाती है। यह मृदा प्रदेश के मुरैना, भिंड, ग्वालियर, श्योपुर और शिवपुरी जैसे जिलों में पाई जाती है, जहां लगभग 30 लाख एकड़ में विस्तृत रूप से फैली हुई है। इस मृदा में नाइट्रोजन, जैविक तत्व तथा फास्फोरस की कमी पाई जाती है। इसका पीएच मान जो है वह 7 से अधिक होता है। लवण की अधिकता के कारण यह मृदा अनुपजाऊ मानी जाती है। जलोढ़ मृदा में उर्वरकता अधिक होने के कारण इसमें गेहूं, कपास, गन्ना आदि फसलें उगाई जाती है। ध्यान देना, जलोढ़ मृदा जो है मुख्यतः कपास की खेती के लिए ज्यादा है और गन्ने की खेती के लिए ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है, और गेहूं के लिए भी। अब आपको याद आएगा कि यदि आप भिंड मुरैना साइड कभी गए हो या गंगा की प्लेट के आसपास यानी कि उत्तर प्रदेश में गए हो, तो आपने देखा होगा वहां पर गन्ने की खेती ज्यादा की जाती है, क्योंकि वहां की मृदा जो है वह जलोढ़ वाली। यह मृदा स्वाभाविक रूप से उपजाऊ मृदा है। स्वाभाविक क्यों? क्योंकि इसका निर्माण जो हो रहा ना, वो सारे तत्वों को लेकर के जो खेती करने के लिए आवश्यक है उनको एक साथ लेकर के चल करके उनका निर्माण कर रहे। इस वजह से इसका महत्व और बढ़ता है। अगली है आपके सामने मिश्रित मृदा। मिश्रित मृदा में आप देखेंगे किस तरीके से हरियाली भी है, पहाड़ भी है और सारी चीजें। यह मृदा प्रदेश के अनेक भागों में लाल, पीली तथा काली मिट्टी के मिश्रित रूपों में पाई जाती है। यहाँ पर मृदा मुख्य रूप से, ये जो मृदा है वह बुंदेलखंड क्षेत्र, टीकमगढ़, पन्ना, रीवा, सतना तथा सीधी जिलों में पाई जाती है। यह मृदा फॉस्फेट, नाइट्रोजन एवं कार्बनिक पदार्थों की कमी के कारण कम उपजाऊ होती है। इस मृदा में मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा जैसे मोटे अनाजों की खेती की जाती है।
कछारी मृदा। कछारी मृदा का निर्माण नदियों द्वारा बाढ़ के समय अपवाह क्षेत्रों में निक्षेपित अवसादी पदार्थों से होता है। यानी कि जब बारिश का समय होता है, ज्यादा बारिश हो रही है और नदियों में बाढ़ आई है, तो नदी क्या करेगी, जहां उसका प्रभावित है उसके आसपास के क्षेत्र को भी अपने अंदर मिला लेगी, वहां भी पानी का विस्तार ज्यादा हो जाएगा। अब पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो और दूसरे से मृदा लेती चली जा रही, लेकिन कहीं ऐसा समतला इलाका आएगा जहां वो पानी का प्रवाह तो रहेगा, लेकिन उस तेज गति से नहीं रहेगा जिस तेज गति से वो आ रही थी। और जब प्रवाह की गति कम होगी तो मिट्टी के जो तत्व आए, मिट्टी जो है, ये कण छोटे छोटे वो छूटते चले जाएंगे और पानी प्रवाहित होता चला जाएगा ना, मिट्टी वहां छोड़ जाएगी। अब ये जो अल्पकालिक समय में मिट्टी का निर्माण हुआ, उस वाली मिट्टी को कहेंगे हम कछारी मिट्टी। ध्यान देना, कछारी मिट्टी भी जलोढ़ मिट्टी का ही एक रूप के रूप में माना जाता है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कछारी मिट्टी कौन सी है, तो जलोढ़ मिट्टी का ही एक रूप है। इस तरीके से भी कथन बनाया जा सकता है। इस मृदा का विस्तार श्योपुर, भिंड, मुरैना और ग्वालियर आदि जिलों में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि चंबल नदी जब अपने उफान पर होती है, जब ये रफ्तार के साथ पानी लेकर के मध्य प्रदेश के इंदौर की तरफ से बहती हुई जाएगी, राजस्थान कोटा होती हुई रिटर्न लौट करके मध्य प्रदेश में जब प्रवेश करेगी, तो उस समय वहां पर क्योंकि समतला इलाका आ गया, इधर पहाड़ियां थी, उनमें से निकल के जा रही है, इधर चंबल से होती हुई चलेगी, अरावली की पहाड़ियां इसको घुमा करके रिटर्न जो पठारी इलाके में भेजेगी। और जो श्योपुर, भिंड, मुरैना वाला इलाका है, यह पठारी वाला क्षेत्र है, यहाँ पहाड़ियां नहीं है, तो यहाँ पर समतला इलाका है, जमीन जो है यहाँ पर पथरीली नहीं है, मिट्टी अच्छी है। तो ऐसे में क्या करेगी, उसका कटाव, उसको काटना प्रारंभ कर देगी और वहाँ पानी फैल जाएगा। पानी वहाँ अलग अलग धाराओं में फैल जाता है। जैसे मानिए मैं आपको यहाँ डायग्राम बनाऊं, इस तरीके से पानी का बहाव जा रहा था, ठीक है, तेज गति से, और यहाँ अचानक से, क्योंकि इधर यहाँ पहाड़ी था, इधर पहाड़ी था, तो बीच बीच में कैद होकर चल रही थी। लेकिन अब क्या होगा, यहां से इसके पास मिलता समतल, तो यहां से यूं फैलने का अवसर मिल जाता, फैलती चली जाती, फैलती इस तरीके से फैल जाती। जो नदी इतने समय में चल रही थी पहले, वह इतने लंबे क्षेत्र में फैल जाती है। अब जब पानी एक दो दीवारों के बीच में नाली काटते हैं हम, ये नाली कटी हुई तो नाली में चल रहा है। अब इस नाली को आगे जाकर हमने क्या किया, बड़ा रूप दे दिया। तो बड़ा रूप अगर दे देंगे तो पानी क्या होगा, और फैल जाएगा, रफ्तार क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर रफ्तार कम हो जाएगी तो उसके अंदर जो छोटे मोटे मिट्टी के तत्व थे वो क्या होंगे, वहीं छूटते चले जाएंगे, क्योंकि अब तेज गति की रफ्तार नहीं है, अब केवल पानी जाएगा, भारी तत्व नहीं जा पाएगा, और मिट्टी भारी है वो जमती चली जाएगी। और ये जमती हुई जा रही है, इसके द्वारा जो निर्माण हो रहा है इसे कहेंगे हम कछारी मिट्टी। ठीक है, चलिए भैया जी, बहुत ही मजेदार, मजे आ रहे हैं, आप सब मजे ले रहे हैं आज की क्लास में। यह मृदा गेहूं, गन्ना, तिलहन तथा कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। राज्य में मृदा अपर्दन, अपरदन के विभिन्न कारकों द्वारा मृदा की सतह से मृदा के महीन कणों का कट कट कर हट जाना मृदा अपरदन कहलाता है। यानी कि लगातार जो तेज बारिश होती है खेतों, मान लीजिए, और खेतों में पानी का बहाव होता है, उसके कारण मिट्टी बह कर चली जाती है खेतों से, और जो मिट्टी बह करके जा रही है उसके कारण वहां से आवश्यक जो तत्व हैं वे बह करके चले जाते हैं, और जब वो बह करके जाते हैं तो वह अपरदन हो रहा है। कौन सा, वो जो तत्व जा रहे हैं उसके कारण वहां पर मृदा का अपरदन हो रहा है, मिट्टी चली जा रही है। चंबल सिंध नदी घाटी में मृदा अपरदन की समस्या सबसे ज्यादा पाई जाती है। विशेषकर चंबल घाटी अपरदन की समस्या देश के लिए गंभीर समस्या बनी हुई है। यह अभी भी सॉल्यूशन इसका नहीं पाया गया। आपने चंबल के डाकुओं की कहानी तो सुना ही होगा। ये चंबल के डाकू पूरे भारत में, न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में जाने जाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ की जो छोटी छोटी नदी के द्वारा छोटे छोटे बीहड़ बनाए गए, उनमें वहाँ के स्थानीय लोग जो रहते हैं वही बनेंगे, वो उसमें छुप सकते हैं, क्योंकि वहां पर खेती नहीं कर पाते, तो वो क्या करेंगे, लूटमार करेंगे, लूटमार करके अपना घर चलाएंगे, क्योंकि उनकी परिस्थिति ऐसी बनी हुई है, क्योंकि इस नदी के द्वारा वहां की मिट्टी को, वहां की जमीन को उपजाऊ नहीं रहना दिया जाता। उनकी मजबूरी है कि वो इस तरीके से कार्य कर रहे थे। हालांकि आज आधुनिक युग में तो उन्होंने अपना धंधा छोड़ दिया है, और ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने एक अलग तरीके का जीवन, एक अलग तरीके की पहचान दी है। मृदा अपरदन की गंभीरता कई रूपों में देखी जा सकती है। मृदा अपरदन से श्योपुर, भिंड, मुरैना जिलों में सर्वाधिक रूप से पाई जाती है। मृदा अपरदन की इस समस्या के निवारण के लिए राज्य का कृषि विभाग विश्व बैंक के साथ मिलकर के अनेक प्रयास कर रहा है। वर्ल्ड बैंक भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रही है। राज्य में मृदा अपरदन रोकने के लिए वृक्षारोपण, कंटोर खेती एवं मेड़बंदी की जा रही है तथा छोटे छोटे बांधों का निर्माण भी
चक्रीय पद्धति के अनुसार उपयोग में लाया जा रहा है। वैसे तो चंबल नदी पर अब प्रवाह कम कर दिया गया है, क्योंकि हर चंबल नदी के पानी को रोक लिया जा रहा है। चंबल नदी पर बड़े बड़े बांध, बड़े बड़े डैम बना करके पानी को रोक करके उसकी रफ्तार कम करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन जब बारिश ज्यादा होती है और चंबल सेकंड लार्जेस्ट जो बड़ी नदी है मध्य प्रदेश की, जो कि इतना पानी लेकर जा रही हो, तो उतना सारा पानी रोकना मुश्किल है अभी भी। और अगर आप 5 से 6 डैम और भी बना लें तब भी चंबल नदी का पानी का प्रवाह आशानुरूप रूप से कम नहीं होगा। हाँ, कम तो हो जाएगा, लेकिन जितना हम उम्मीद करके बैठे उतना नहीं हो पाएगा। इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा चंबल को किसी और ऐसी नदी जो दक्षिण भारत की नदी है उनके साथ जोड़ करके दक्षिण भारत में इसको भेजा जा सकता है, उधर इसकी रफ्तार मोड़ी जा सकती है। या मध्य प्रदेश के वे क्षेत्र जहां पानी की किल्लत है, जहां पानी नहीं पहुंच पाता है, वहां इनकी जोड़ करके छोटी छोटी नदियों के साथ इसका पानी डिवाइड किया जा सकता है। राज्य की जलवायु की बात कर लेते हैं। हमारे मध्य प्रदेश की जो क्लाइमेट है उसके बारे में अब हम बात करेंगे। किसी क्षेत्र विशेष की दीर्घकालिक मौसमी दशाओं के समग्र रूप को जलवायु कहते हैं। जलवायु किसे कहेंगे भाई? हमारा मध्य प्रदेश हो या भारत हो या कोई भी प्रदेश हो, कोई भी क्षेत्र हो, कोई भौगोलिक क्षेत्र, ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहां का जलवायु निरंतर बदल रहा है। जैसे कि 3 महीने बारिश होगी या 6 महीने बारिश होगी, फिर 3 से 4 महीने, 4 से 5 महीने गर्मी रहेगी, फिर ठंड आएगी, जैसा भी ठंड का मौसम चल रहा है। तो इस तरीके से लगातार हर 3 महीने में वहां के जो रहने वाले लोगों के साथ में प्रकृति के द्वारा परिवर्तन किया जा रहा है कि उनको सभी तरह के माहौल उनको प्रदान किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यतः ठंड का जो माहौल बनेगा अच्छे से प्रॉपर, हालांकि ठंड आंशिक रूप से अक्टूबर में प्रारंभ हो जाती है, लेकिन दिसंबर आते आते वह अपने पीक पर पहुंचती है। दिसंबर का लास्ट वीक और जनवरी का फर्स्ट वीक, उसके बाद फिर ठंड धीरे धीरे कम होने लगी मध्य प्रदेश में। मैं केवल मध्य प्रदेश के जलवायु की बात कर रहा हूं उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद थोड़ा हल्का हल्का गर्म सा माहौल बनना स्टार्ट होगा। ये जो हल्का हल्का परिवर्तन आ रहा है, ये जो सीमा बन रही है, यहीं से निर्धारण होगा जो जलवायु परिवर्तन का, कि भैया जलवायु जो यहाँ की है वो किस किस तरीके की। ये हल्का परिवर्तन, ऐसे बारिश के समय, ऐसे ही गर्मी के समय, ये जो परिवर्तन हो रहा है ये जलवायु कहलाती है, ये परिवर्तन कहला रही है। वहां का मौसम जो लगातार एक समय काल के अनुसार निर्धारित होकर के परिवर्तित होता रह रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे? जलवायु कहेंगे। राज्य की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। यह प्रश्न पूछा जाता है पीएससी के द्वारा कि मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। हमारे मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वह निर्भर करती है हमारे यहाँ के मौसम पर, हमारे यहाँ पर होने वाली बारिश पर। जो मानसून आता है उस मानसून के हिसाब से यहाँ की जलवायु चलती है। कर्क रेखा राज्यों को लगभग बराबर 2 भागों में डिवाइड करती है। कर्क रेखा के ऊपर आपको बहुत जल्द एक वीडियो मिलने वाला है कि कर्क रेखा पर मध्य प्रदेश के कितने राज्य स्थित हैं, उनकी ट्रिक भी याद करेंगे। फिर भारत के कितने राज्यों से निकलती है उसकी ट्रिक भी हम याद करेंगे। बराबर 2 भागों में विभाजित करती है तथा राज्य के विशाल आकार के कारण इसके विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। राज्य की जलवायु को अध्ययन की सुविधा के लिए 5 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। उन 5 ही भागों को देख लीजिए। सबसे पहले मालवा का पठार, देख रहे हैं मालवा के पठार के किसानों को खेती करते हुए। अब ये खेती करने के बाद जो सोयाबीन या जो भी अपना अनाज है उसको इकट्ठा किया जा रहा है, तब के फोटो। चलिए देखते हैं साथियों यहाँ की मालवा की मिट्टी, मालवा के पठार की जलवायु के साथ। मिट्टी को हमने जान लिया, अब हम बात करेंगे मालवा के पठार का जलवायु कैसा है। साथियों यहाँ मालवा के पठार के बारे में विदेशी यात्री चीन से आया हुआ जो हैंसांग है वह भी इसकी तारीफ करने पर पीछे नहीं हटा है। वह कहता है कि मालवा की जो पठार है वहाँ की जो जलवायु है वह एक अनोखा प्रकार का जलवायु। वहाँ की जलवायु विश्व में
सबसे अलग प्रकार की है, अनोखी जलवायु है। सबसे अनोखी कहाँ है? क्यों? क्योंकि यहाँ की क्लाइमेट वाकई में सबसे अलग। पूरे भारतवर्ष में अगर देखना है तो मालवा के जो पठार वाली जो जलवायु वह पूरे भारत से अलग मिलेगी, उसके सिमिलर या उसके समान रूप में और कहीं नहीं। यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण प्रकार की होती है। इसमें ग्रीष्म ऋतु सामान्यतः गर्म तथा शीत ऋतु सामान्यतः ठंडी। ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडी, हम संतुलन बना के रखने वाले हैं। हम रहेंगे संतुलन में, संतुलन बिगड़ना नहीं चाहिए। ऐसा ही आपको भी अपने विषय का संतुलन बनाए रखना है। यदि अगर संतुलन बिगड़ जाएगा तो सिलेक्शन रुक जाएगा। तो सीख लीजिए मालवा के पठार से, जलवायु का अगर संतुलन बिगड़ा तो हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। समझ रहे? मालवा के पठार वाले जो क्षेत्र का औसत दैनिक तापमान है वह ग्रीष्म ऋतु में 40 डिग्री से लगा करके 42 डिग्री सेंटीग्रेड तथा शीत ऋतु में 10 डिग्री से लगा करके 12.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच पाता है। इस क्षेत्र में जो वर्षा ऋतु मुख्यतः अरब सागर के मानसून से होती है। हमारे यहाँ पर जो बारिश होती है मालवा में, वह मुख्य रूप से इसका जो क्षेत्र कवर करती है वह अरब सागर से आने वाली जो जगह है, जो बारिश है, मानसून है, वह कवर करती है। बंगाल की खाड़ी वाला यहाँ पर पानी नहीं पहुंच पाता। कुछ क्षेत्र कवर करता है, लेकिन पूर्णतः जो बड़े क्षेत्र में बारिश होती है उसमें अरब सागर से आने वाली शाखा के द्वारा होता है। वर्षा का वितरण दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर घटता चला जाता है। दक्षिण पूर्व से लगा करके जब मध्य प्रदेश का नक्शा की तरफ से इधर से मानसून आ रहा है, इधर से मानसून आ रहा है, तो यह उत्तर पश्चिम की तरफ ये वाला जो इलाका है, इधर तो यहाँ बारिश पर्याप्त मात्रा में होगी, इधर भी पर्याप्त मात्रा में होगी, यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में, और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो कवर करेगा वह ये वाला क्षेत्र जो है ये कवर कर लेगा। यहाँ पर इधर का मानसून भी, इधर का मानसून भी यहाँ पर बहुत अच्छे से बारिश कर देगा। लेकिन मध्य प्रदेश का ये वाला जो भाग है ये रहेगा, इसमें यहाँ थोड़ी बहुत बारिश हो जाएगी, हल्की फुल्की बारिश होगी, ज्यादा तेज नहीं, बूंदाबांदी होगी, यहाँ पर पानी की कमी होगी। अब देखिए ये जो चंबल नदी का प्रवाह है, आप सोचिए वह नदी जो सबसे ज्यादा प्रभावित करती इलाका है वो यही है। वो यहाँ से बाढ़ लेकर के आ रही है, यहाँ बारिश में, यहाँ गर्मी है, यहाँ तप रहा है, कड़ाके की गर्मी पड़ रही है और बारिश इधर हो रही है, और इधर से पानी लेकर के यहाँ जाकर यहाँ बाढ़ लेकर के आ रही है। विडम्बना देखिए, एक तरफ गर्मी को झेल रहे हैं और दूसरी तरफ पानी गिर महानदी और आ रहा है दूसरी जगह से, और वह पानी की रफ्तार इस गति की है कि वहां पर बाढ़ की जैसी स्थिति उत्पन्न कर रही है। तो उधर जो है उत्तर पश्चिम की तरफ घटता चला जाता है। ये सेंटेंस बताता है कि वर्षा, मध्य प्रदेश में वर्षा का वितरण दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ता है, नहीं घटता है, बढ़ता नहीं है। अब इसका जस्ट अपोजिट, मध्य प्रदेश में वर्षा का वितरण उत्तर पश्चिम की तुलना में दक्षिण पूर्व में अधिक होता है या बढ़ता है, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए उत्तर का मैदानी क्षेत्र देख लीजिए। मैदान, ये मेड़ की गेलिया, ये पगडंडी रास्ता देख रहा होगा, खेतों पर जाने वाले रास्ते देख रहे होंगे। एक तरफ गेहूं है, दूसरी तरफ मेड़ है, फिर दूसरे का खेत है, और ये किसान भाइयों की लड़ाई का कारण भी होता है। भाई भाई आपस में लड़ते रहेंगे, और वह होगा आपका कौन? वो होगा हमारे यहाँ की ये जो मेड़ है, यहाँ पर भी मेड़ बनी हुई है, ये जो मेड़ बनी हुई है, ये मेड़ जो बनी हुई है, इनकी बात करें। समुद्र से दूर स्थित होने के कारण इस क्षेत्र में गर्मियों में अधिक गर्मी तथा सर्दियों में अधिक सर्दी होती है। इस क्षेत्र का औसत तापमान ग्रीष्म ऋतु में 40 डिग्री से लगा करके 45.5 डिग्री सेंटीग्रेड और शीत ऋतु में 15 डिग्री सेल्सियस 18 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इस क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से भी कम होती है, जिससे यह क्षेत्र उप आर्द्र प्रदेश की श्रेणी में आ जाता है। ये आर्द्र में नहीं रह पाता है। साथ में साथियों, इस वाला जो ये जो मध्य प्रदेश का सबसे गर्मीला क्षेत्र अगर कोई होगा तो वह उत्तर का मैदान होगा।
इसके मुख्य क्षेत्र बुंदेलखंड, रीवा पन्ना का पठार और मध्य भारत का पठार। हमारा मध्य भारत का जो पठार है वह भी इसके अंतर्गत कवर करेगा। ठीक है, इसके बाद में है विंध्य और सतपुड़ा का पर्वतीय क्षेत्र। विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में सम जलवायु पाई जाती है। पर्वतीय क्षेत्र में अधिक गर्मी नहीं पड़ती तथा सर्दी भी सामान्य रहती है। यही कारण है कि यह क्षेत्र स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुकूल माना जाता है। इस क्षेत्र में वर्षा बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर दोनों ही शाखाओं के मानसून से होती है, लेकिन अधिकता बंगाल से। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जो है वह है पचमढ़ी, और यह पंचमढ़ी स्थित है। सतपुड़ा नामक पर्वत जो स्थित है मध्य प्रदेश में, दक्षिणी मध्य प्रदेश में, वहां पर स्थित है। वहां की जलवायु पर्वतीय जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आती है। आगे है आपका नर्मदा घाटी क्षेत्र। दिखाई दे रहा होगा आपको नर्मदा, जो कि आ रही है रिफ्ट वैली में बहती हुई, कल कल करती हुई। और ये जो रिफ्ट वैली में चल रही है इतनी गहराई, वह नदी जो बंदर कुदनी नदी भी कहलाएगी। ऐसा क्षेत्र जो बंदर छलांग लगा करके, एक ऐसी नदी जो मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी है, 12 मासी बहती है, मध्य प्रदेश को जीवित रखी हुई है। मध्य प्रदेश निर्भर है इस नदी के पानी पर। उस नदी को एक ऐसी जगह भी आएगी जहां पर बंदर एक तरफ से छलांग लगा करके दूसरी तरफ जा सकता है, और कहीं ऐसा क्षेत्र आएगा जहां पर इसके ऊपर पुल बनाना भी मुश्किल होगा। जरा सोचिए, ये अनोखी विशेषता वाली नदी, और ये हो सकता है केवल और केवल मध्य प्रदेश में, क्योंकि यहाँ की जगह, यहाँ का जो क्षेत्र है वो ऐसा है, यहाँ का भौगोलिक स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये सारी विशेषताएं अगर कोई से नदी के साथ बन पाएगी तो हम मध्य प्रदेश में, क्योंकि यहाँ पर पठार भी है, पहाड़ भी है, और पहाड़ के ऐसी श्रेणियां जो पूरी तरह से इस तरह से खड़े हैं और बीच में नदी को प्रवाहित करवा रखा है। एक तरफ सतपुड़ा खड़ा है तो दूसरी तरफ विंध्याचल, और बीच में बिल्कुल ये जो मैं इतनी सी जगह दिखाई दे रहा हूं, इतनी सी जगह में भी ये बहती हुई चली जा रही है, वह है नर्मदा नदी। और ये क्षेत्र है जबलपुर के पास में, जहां पर एक तरफ से दूसरी तरफ ये जो कूदते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो जगह दिखाई दे रही है इतनी सी, यहाँ से बंदर छलांग लगाएगा। देखिए बंदर लगाएगा छलांग, यहाँ बैठा था बंदर, यहाँ से छलांग लगाया इस पेड़ पे, यहाँ आ गया बस। लेकिन इसकी गहराई कितनी होगी फिर, क्योंकि उतना पानी, जो विशाल मात्रा में पानी लेकर के आ रही है, उस पानी को कहाँ रखेगी फिर, अगर इतना है तो। ये जो गहराई है ना, ये बहुत गहरी खाई है, छोटी मोटी खाई नहीं। उसके अंदर पहाड़ को जो कम गहरा था उसको काट करके गहराई बना करके अपनी, यहां पर इसने, नदी ने अपना रास्ता खुद बनाया। इस जो नर्मदा घाटी है वह कर्क रेखा के समीप होने कारण नर्मदा घाटी क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु अत्यधिक गर्म तथा शीत ऋतु सामान्य ठंडी रहती है। इस क्षेत्र में औसत दैनिक तापमान मई में तथा न्यूनतम तापमान जो है दिसंबर में। अच्छा, यहाँ ये कहना चाह रहा है कि जो यहाँ का तापमान है ना, दैनिक तापमान मई माह में औसत दैनिक तापमान जो मिलेगा, वो तापमान मतलब गर्म, तो वह मिलेगा मई माह में, और यहाँ का जो ठंडा वाला माहौल मिलेगा वह दिसंबर में। इसके बाद यहाँ का जो है सामान्य रहेगा। इस क्षेत्र में वर्षा जो सामान्यतः 57.5 से लगाकर के 142.5 सेंटीमीटर तक होती है। जो नर्मदा घाटी क्षेत्र की वर्षा की मात्रा मध्य प्रदेश में अधिक मानी जाती है, क्योंकि यहां पर एक बड़ी कारण क्या है, इतनी तेज बरसात क्यों हो पा रही है। देखिए, ये खड़ा है विंध्याचल, ये खड़ा है सतपुड़ा, ये बह रही है नर्मदा नदी, और इधर से आ रही है कौन सा, अरब सागर की शाखा का पर्वत, जो मानसून की हवा है। इधर से आ रही है आपकी बंगाल के खाड़ी वाले शाखा की हवा है, और ये जो हवाएं आ रही है ये यहाँ टकराई इधर गई, ये यहाँ टकराई इधर गई, और इधर से भी मुड़ के इधर आ गई, मतलब कि यहां कैद हो गई। अब ये यहां से इंटर तो कर गई है, लेकिन अब लौट कर नहीं जा सकती, क्योंकि यहां पर क्या है, इस तरीके से दोनों का ज्वाइंट वाला इलाका है।
जिसे अमरकंटक के नाम से हम जानते हैं। ये जॉइंट जो है ना, सतपुड़ा और विंध्याचल का जॉइंट वाला इलाका, उसे अमरकंटक कहते हैं। अमरकंटक, जो अमरकंटक वाला क्षेत्र है वो है। अब ये इधर बाहर नहीं निकलने देता है, ये वापस घुमा के इधर भेज देता है। अब इतनी गहराई कि उधर से और बादल आ रहे हैं, जब इधर से और हवा इधर जा रही है और इधर यहाँ कोई रास्ता है नहीं, तो बादल ऊंचाई बने जाएगा, बल्कि उनकी गर्त और नीचे आती चली जाएगी और बरसात ज्यादा होती हो जाएगी, ज्यादा होती चली जाएगी। यानी कि प्रदेश की सर्वाधिक वर्षा यही होती है, इसीलिए पंचवड़ी फेमस है। क्योंकि ये जो इलाका है जहाँ कैद हो गए वो ये बादल, ये घेरा गए, ये मैं पूरा ब्लैक कर दे रहा हूँ, पूरा डार्क कर दे रहा हूँ, इसमें डार्क करने वाला थोड़ा ब्लैक करता हूँ ताकि आपको पता चले कहां पर ये वाला जो इलाका दिखाई पड़ रहा है। यहां पूर्णतः दोनों तरफ के बादल आकर के अपना सारा पानी जो घेरा गया वो अपने आप को खाली करेंगे, ताकि वो ऊंचाई पर जाकर के उस जो दोनों पहाड़ है जो दोनों तरफ घेरे गए उनको पार कर सके, या तो दक्षिण में जाए या उत्तर में जाए। पर निकलने के लिए, अपना वजन है वेट कम करने के लिए क्या करेंगे, अपना पानी सब यहां छोड़ देंगे। ये हवाओं के झोंके घेरने के बाद में इतने अच्छे से इस वाले इलाके में पिटाई की जाती है पानी की, बादलों की, कि सारा पानी ये छीन लेता है। ठीक है ना। तो प्रदेश का सर्वाधिक बारिश वाला क्षेत्र ये पंचमढ़ी यही है, यहाँ दोनों ही शाखाओं की बारिश होती है, ये आपको पता होना चाहिए। नर्मदा, इस क्षेत्र में नर्मदा के अतिरिक्त तवा, दूध, शक्कर जैसी नर्मदा की सहायक नदी है। सबके साथ नर्मदा की 42 सहायक नदियां, 42 सहायक नदियां जो हैं वे 42 की 42 ही यही आसपास सारी छोटी छोटी नदियां मिलाकर टोटल 42 सहायक नदियां है, कम नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। अगला जो आपका क्षेत्र है वह है बुंदेलखंड का क्षेत्र। कौन सा? बुंदेलखंड का पठार वाला। कर्क रेखा बुंदेलखंड पठार को दो भागों में विभाजित करती है, इसलिए इस क्षेत्र की जलवायु मानसूनी प्रकार की होती है। इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी तथा शीत ऋतु में सामान्य ठंडी रहती है। बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र का औसत तापमान ग्रीष्म ऋतु में 35.5 डिग्री सेंटीग्रेड तथा शीत ऋतु में 12.5 सेंटीग्रेड रहता है। इस क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर होती है। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 400 मीटर तथा अधिकतम ऊंचाई 1500 मीटर है। इस क्षेत्र में सोन नदी का अपवाह तंत्र पाया जाता है। सोन नदी का जो अपवाह तंत्र है वह भी यहाँ उपस्थित होता है। कहां पर? बुंदेलखंड में सोन नदी अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र किसे कहेंगे? एक ऐसी मुख्य नदी जिसकी कुछ और सहायक नदियां हैं वहां बह रही हो, उस क्षेत्र को सिंचित कर रही हो, वहां का लालन पालन, वहां की जनता का, वहां के रहने वाले नागरिकों की आजीविका का साधन। तो वह जो अफवाह बन रहा है, जो उसकी सहायक नदियां हैं, उन सभी को मिलाकर के एक साथ अफवाह कह दिया जाता है। अगला जो टॉपिक हमारा है, अब हमने मिट्टियां जान ली है, हमने जलवायु जान ली है, अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश की ऋतुएं। मध्य प्रदेश की ऋतुओं को जलवायु के आधार पर मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। देख रहे हैं तीनों में, एक तरफ कड़ाके की ठंड दिखाई दे रही होगी, दूसरी तरफ मूसलाधार बारिश दिखाई दे रही होगी, और अंत में एक बार और देखेंगे, नजर घुमाएंगे तो आपको दिखाई देगी गर्मी। सबसे पहले हम बात करेंगे उस गर्मी की, उस ग्रीष्म ऋतु की, जो कि राज्य को तपाती है, राज्य को गर्म करती है, राज्य को गर्म करती है और राज्य के नागरिकों को पसीना बहाती है। सीधा है, जरूरी है, ये भी आवश्यक है। अगर ये नहीं होगा तो ठंड का एहसास नहीं होगा, गर्मी नहीं होगी तो पता नहीं चला कि ऋतुएं कैसे परिवर्तित होगी, जीवन ही मुश्किल हो जाएगा, जीना ही मुश्किल हो जाएगा। राज्य में ग्रीष्म ऋतु मार्च से प्रारंभ होकर के मध्य जून तक चलती है। यदि आपने मध्य प्रदेश में देखा हो तो हमारे यहाँ का जो स्कूलिंग वगैरह है वह मार्च के बाद से लगा करके जून तक अवकाश रखा जाता है, ग्रीष्मकालीन अवकाश दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय इतनी गर्मी होती है कि यहाँ पर गर्म हवाएं बच्चों को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में स्कूलों का ओपन रहना कहीं ना कहीं दुविधा दे सकता है। वहीं अगर हम उत्तर भारत की बात कर ले तो वहां पर इस समय जो कि शीतकालीन अवकाश की घोषणा होती है, ग्रीष्मकालीन अवकाश वहां नहीं होता। ठीक है,
राज्य में मार्च के पश्चात तापमान निरंतर बढ़ता चला जाता है और संपूर्ण राज्य में तापमान मई के मध्य में लगभग 30 डिग्री, संपूर्ण पूरे मध्य प्रदेश में 30 डिग्री के आसपास या उससे ऊपर पहुंच जाता है। मई माह के समय राज्य का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र जो है तापमान की अधिकता स्वीकार करता है, कहता है कि लाइए हम ग्रहण करते हैं, हे सूर्य ग्रहण, हे सूर्य देवता, आप अपना कहर हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। इस दौरान राज्य के ग्वालियर, मुरैना, दतिया और दक्षिणी बालाघाट जिलों में 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान पहुंच जाता है। राज्य में ग्रीष्म ऋतु में चक्रवाती हवाएं चलना प्रारंभ हो जाती है। ग्रीष्म ऋतु में समताप रेखा 40 डिग्री सेंटीग्रेड राज्य को दो भागों में विभाजित करती है। इस कर्क रेखा के पूर्वी हिस्से में मंडला, शहडोल, सिंधी, डिंडोरी एवं बैतूल जिले आते हैं तथा पश्चिमी हिस्सों में देवास, शाजापुर, इंदौर, धार, उज्जैन, झाबुआ, रतलाम एवं मंदसौर जिले आते हैं। जावद जो कि मध्य प्रदेश का विशेष जिला, मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र है मंदसौर का, राज्य में सर्वाधिक गर्म क्षेत्र माना जाता है, जहां तापमान 48.7 डिग्री सेंटीग्रेड तक मापा गया है। ये यहाँ पर मापा गया है। हालांकि ने एक और जो क्षेत्र है वह भी अपग्रेड किया गया है, एक तो जावद को और एक मुरैना में, दतिया वाला इलाका, सॉरी दतिया जिले में भी मान्यता है, एक तो मंदसौर में और एक दतिया में। पहले वहां था, अब मंदसौर का को काउंट किया जा रहा है कि मंदसौर का जो जावद नामक क्षेत्र है वह सबसे गर्म हो गया। वर्षा ऋतु, राज्य में वर्षा ऋतु का आगमन मध्य जून से प्रारंभ हो जाता है, जो कि जून माह में सॉरी देखिए, आप सभी एक बात याद रखना, वर्षा ऋतु को पढ़े उससे पहले हमें हमारी तैयारी को निरंतर रखना होगी, और निरंतर रखने के लिए दिन रात एक कर दीजिए। समय नहीं है, जो तारीख दी है उस तारीख में लग रहा है कि पीएससी प्रीलिम्स का आयोजन कर ले जाएगा, क्योंकि आप खुद देखिए अभी कवायद ऐसे लग रही है कि उत्तर जो हमारे यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसकी डेट आगे बढ़ सकती है। अगर वो संभव जो हो रही है, बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, और अगर नहीं शायद बढ़ ही जाएगी, और अगर वो बढ़ती हैं तो यहां नहीं बढ़ेगी। हालांकि नहीं, इसके पीछे नहीं बढ़ रही है, ये एग्जाम पहले 1 महीने पहले आयोजित हो रही है और ये इसका समय बहुत कम दिया है। ये एमपीपीएससी का पिछले 3 साल से ये रिकॉर्ड चल रहा है कि वो कैलेंडर लेट दे रही है, और जब लेट दे रही है तो एग्जाम डेट भी नजदीक दे रही है, और उसी डेट में एग्जाम को कंडक्ट करा ले जा रही है, विशेषकर प्रीलिम्स। मेंस नहीं करवा पा रही है, वो अलग बात है, और मेंस हो जा रही है तो इंटरव्यू नहीं करा पा रही है, और इंटरव्यू करवा लिया तो रिजल्ट नहीं देगी फिर, और रिजल्ट भी दे देगा तो फिर ज्वाइनिंग लेटर टाइम पे नहीं देगा। ये सारी प्रक्रिया थोड़ी ढीली होगी पीछे, लेकिन प्रीलिम्स पिछले 2 साल से लगातार टाइम टू टाइम जो डेट दिया है उसी डेट पर कर रहा है, डेट नहीं बढ़ा रहा है। इसलिए आप तैयार रहिएगा, इस बार किसी प्रकार की गलती नहीं होना चाहिए। राज्य में वर्षा ऋतु का आगमन मध्य जून से प्रारंभ होकर के जून माह के में प्रारंभ हो जाता है, और जून माह में यह उत्तर पश्चिमी भाग में न्यून वायु दाब केंद्र बनने से महासागरों के ऊपर से आने वाली हवाएं इस ओर खींचने चली जाती है, खींचती चली हुई चली जाती है, और कहती है कि हे सूर्य भगवान, आपने बहुत गर्म कर दिया, अब हे इंद्र राजा तुम अपनी कृपा बरसाओ, क्योंकि हमें जला दिया इस सूर्य नारायण भगवान ने। हमने सूर्य देव को कहा कि तुम अपना कहर बरसाओ, उन्हें इतना कहर बरसाया कि हम जल करके राख होने वाले, अब बचा लो। और जैसे बचाने की बारी आती है, आ जाती है वर्षा ऋतु, और वो खींचे आता है समुद्र से पानी उठा हुआ, और वो यहाँ पर बरसात करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण अधिक वर्षा होती है। वर्षा की मात्रा तथा अधिक आर्द्रता होने के कारण तापमान गिरने लगता है, परंतु जुलाई के पश्चात औसत मासिक तापमान फिर बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बरसात अब कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि अब जो हवा आई थी मावठ वाला, वो तो निकल गया था, तेज हवा कुछ निकल गई थी, वही हो गई। लेकिन जब मानसूनी हवा आई, वो तो क्या हो गई, जो विंध्याचल वाला इलाका है उसने
उत्तर भारत के जो विशेषकर भीड़ में रहने वाला जो मध्य प्रदेश का उत्तरी वाला इलाका है उसमें हवाएं नहीं जाने देगा। इधर से जो बंगाली खाड़ी से शाखा निकल करके आएगी वे भी कहाँ करके जो कैमूर वाली जो विंध्याचली कैमूर और ये जो छोटी छोटी श्रेणियां हैं उनसे टकराएगी और नीचे की तरफ आएगी, नीचे की तरफ आएगी और इसमें नर्मदा नदी घाटी की तरफ आ जाएगी। कोई ऊपर निकल जाइए, कोई इधर नीचे आ जाएगी, बीच वाला क्षेत्र को ये छोड़ जाएगी। यहाँ दक्षिणी पश्चिम मानसून के कारण अधिक वर्षा होती है। वर्षा की अधिक मात्रा आर्द्रता ये तो मैंने आपको बता दिया है। पठारी तथा पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है क्योंकि ऐसे स्थानों में ऊंचाई अपेक्षाकृत अधिक होती है जिस कारण से भी वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में शीतकालीन शीत ऋतु का काल, शीत ऋतु का समय क्या गई तो शीत ऋतु का काल नवंबर से लगा करके फरवरी तक माना जाता है। स्थानीय भाषा में इस ऋतु को सियाल काल के नाम से था। ये पूछा गया है सियाल काल के नाम से किस ऋतु को जाना जाता है तो यह शीत ऋतु को सियाल। 23 दिसंबर से सूर्य के दक्षिणायन होने के साथ ही औसत तापमान कम होने लगता है। 21.1 डिग्री सेंटीग्रेड की तापमान रेखा जनवरी माह में राज्य को उत्तर एवं दक्षिण दो भागों में विभाजित करके रखता है। दिसंबर से जनवरी में माह में पश्चिमी विक्षोभ के से राज्य के उत्तरी भागों में हल्की वर्षा होती है। इसे महावर्षा कहते हैं या मावठ कहते हैं। हम मावठ भी कहते हैं इसको, मावठ, मावठ, मावठा, मावठ, मावठा, मावठा। अरे मालवा वालों मालवी में मावठा कहेंगे, ठीक है, ठीक है ना। लाकड़ी वाकड़ी लेने चलना ताकि तापी लांगा। क्यों, कहाँ तापांगा? अरे आग लगानी पड़ेगा क्योंकि मावठा वालों, और मावठा में पानी पड़ेगा और पानी पड़ेगा तो कही देगा ठंड और ज्यादा लगेगा। ये मालवी भाषा थी, आप सभी जानते हैं जो मालवा में रहते हैं। आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं, इतना जानते हैं। मार्च तक आते आते सूर्य की स्थिति बदलने से तापमान बढ़ने लगता है एवं ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो जाता है। अब क्या होगा, धीरे धीरे तापमान जो है वह बढ़ने लगेगा फिर से, और यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु का आगमन होगा। शीत ऋतु में रात्रि का तापमान गिरने से ऊंचे पठारी एवं पहाड़ी भागों में स्थानीय रूप से पाला यानी कि शीत की पराकाष्ठा, अरे हम जिसे ओस कहते हैं, हम धुंधल कहते हैं, धुंधल गिर रही, धुंधल कहीं क्या मालवी में बोला ना अपन कि धुंधल गिर रही खूब घनी घनी हारी धुंधल है, ध्यान दीजिए जनाना। कहीं भी जाएंगे तो आपके पेरेंट्स आपको ये कहेंगे ना, तो उस सेंस में ऐसा समझ लीजिए। तो ये जो है ना पाला गिर रहा है, और जब सुबह सुबह आप खेत में जाएंगे, शाम को आपने देखा कि खेत भर किसी प्रकार का कोई ये नहीं है, मतलब कि पानी नहीं दिया आपने, कुछ भी नहीं दिया, लेकिन फिर भी अगर खेत पे गया और सुबह का समय है और छोटी छोटी घास है तो उसको देखिएगा, घास की डाली वगैरह पत्ते पेड़ पौधे के उस पर देखिएगा पानी नीचे झड़ रहा होगा, टपके गिर रहे होंगे हल्के हल्के। तो ये जो है ना, ये ओस के कारण हुआ है, ओस गिरा था नाइट में, वही वाला, ठीक है। अभी ठंड के महीने में आपको जो धुंधल जिसको कहेंगे ना, ये भी ओस ही है, कोहरा के छोटे छोटे पानी की बारीक बारीक बूंदे। लेकिन अभी क्या है, बर्फीला मतलब ठंड का माहौल है, इसलिए क्या होगा वो हमें दिखाई देगा पानी, लेकिन जब थोड़ा हल्का हल्का गर्म होगा तो वो दिखाई नहीं देगा, बल्कि वो किसी तरीके से किसी न किसी पात्र में एकत्र होने के बाद दिखाई देगा हाँ यहाँ पर ओस गिरा, ऐसा लगेगा कि बारिश हुई है। कभी कभी तो ऐसी भी जगह दिखाई पड़ेगी। शिवपुरी राज्य जो है मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा जिला है। शिवपुरी नामक राज्य का जो शिवपुरी क्षेत्र है वह राज्य का सबसे ठंडा क्षेत्र है। मध्य प्रदेश की ऋतु वेधशाला केंद्र जो है वह इंदौर में स्थित है। ऋतु वेधशाला का जो केंद्र है वह कहां पर है, हमारा प्यारा सा स्वच्छ सिटी, सुपर स्वच्छ सिटी में पहले स्थान पर विराजमान इंदौर। इंदौर की घटना भी बताएंगे आपको, विजय जी के द्वारा जो कही गई वो सारी बातें, किस तरीके से ट्रोल किया जा रहा, क्या घटना है, सब कुछ। तापमान, मध्य प्रदेश में तापमान सूर्य की स्थिति को की अपेक्षा समुद्र की निकटता तथा समुद्र तल की ऊंचाई से अधिक प्रभावित होता है। मध्य प्रदेश का औसत तापमान 21 डिग्री से सेंटीग्रेड दर्ज किया जाता है। मध्य प्रदेश में मई महीने का सर्वाधिक तापमान प्रायः खजुराहो में होता है, हालांकि खजुराहो में नहीं, खजुराहो के आसपास वाले क्षेत्र।
इस राज्य का सर्वाधिक दैनिक तापमान मई माह में मापा जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे न्यूनतम तापमान दिसंबर माह में तथा सागर जिले में न्यूनतम तापमान जनवरी माह में मापा जाता है। ये था आज के फैक्ट, सारे हमने कवर किए। हमने उन सारे फैक्ट्स को कवर करने का प्रयास किया जो कि हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा लगातार पूछा जाता है। साथियों, एक बात याद रखना, जो हमारी पीएससी है वह मिट्टियों से और जलवायु से प्रश्न लगातार पूछता आया है। तो इन दोनों टॉपिक्स को जरूर कीजिएगा। इस क्लास को 2 से 3 बार देखिएगा। पीडीएफ जो है हमारा टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, नहीं मिल तो कमेंट कीजिएगा, आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी जाएगी। आप एक बात के लिए निश्चिंत होइए, आपकी पीएससी एग्जाम इस बार क्लियर होगी यदि आपने नंदिनी आईएएस के द्वारा जितना प्रैक्टिस आपको की जा रही है, जितने कंटेंट करवाया जा रहा है, उसको आपने व्यवस्थित रूप से कर लिया तो। और आपको अभी तो थ्योरी दे रहे हैं, अभी इनकी एमसीक्यू भी आएंगे, और एमसीक्यू जिस दिन होगी वो मैराथन क्लास होगी और लाइव क्लास रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। अभी हमने 2 टॉपिक कर लिए, जैसे 4 से 5 टॉपिक हो जाएगी, एक मैराथन क्लास लाई जाएगी, वो लगातार आपके साथ हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस उस दिन करेंगे। तो ये रही है हमारी आज की मजेदार क्लास। मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए आपसे विदाई लेंगे। साथियों, विदाई लेने से पहले आपसे निवेदन है, यदि आप नंदिनी आईएएस के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो आपके अपने मध्य प्रदेश में एक नया प्लेटफॉर्म नंदिनी आईएएस आ रहा है, इसका स्वागत कीजिए। अतिथि देवो भव की इस संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले मध्य प्रदेश के सभी नागरिक जितने भी है वह सभी स्वागत कीजिए। आए हैं हम दिल्ली से लेकर के आपके अपने प्रदेश में पीएससी को अंजाम देने, पीएससी के एस्पिरेंट जितने भी है उनको सुविधाजनक शिक्षा, आधुनिक और आवश्यकता अनुसार अद्यतन शिक्षा देने के लिए, आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए, जो अच्छे से अच्छा कंटेंट का निर्माण करके आपको एग्जाम के मुताबिक कंटेंट अवेलेबल करवाने के लिए ये जो संस्थाएं है, तो स्वागत कीजिए। स्वागत कैसे करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को ऑन करेंगे और अपने साथियों को भी बताएंगे कि नंदिनी आईएएस आया है, इसका स्वागत करना है, बताना है कि मध्य प्रदेश वाले हैं, आएंगे हमारे लिए, अगर आप कुछ करेंगे तो हम आपको लौटा करके 2 गुने 3 गुने देने वाले हैं। अतिथियों को हम पूर्णतः अतिथि देवो भव के रूप में रखेंगे, आपको कष्ट नहीं देंगे। तो कीजिए स्वागत। आ चुके हैं, ये सेकंड क्लास है, आने वाले समय में आपको नंदिनी आईएएस सब कुछ कंटेंट कराने वाली है इसी प्लेटफॉर्म पर, चाहे पहला पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो, पूरा कंटेंट हम करवाएंगे। तो हो जाइए तैयार, कस लीजिए कमर और अगली क्लास के लिए रहिएगा तैयार। मिलेंगे अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, एक क्लास में एक टॉपिक फिनिश करते हुए। तब तक के लिए आपसे विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।